बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपको होस्ट डॉक्टर साजिद खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। मुल्की सियासत एक मरतबा फिर गर्म हो चुकी है। अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के मुकाबले खड़े हैं। अपोजिशन जो है वो 13 दिसंबर को बरोज इतवार मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में एक जलसा-ए-आम भी मुनक्किद करने जा रही है। जो अवाम की उसमें शिरकत होगी, जो उनमें उनके मुतालबात होंगे, उन पर फिर बात जो है वो बाद में की जाएगी। लेकिन हुकूमत को इस एहतजाजी सियासत से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हुकूमत की जो कारकर्दगी है, चाहे वो खारजी महाज पर हो या दाखिली महाज पर, अगरचे उसे तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो किसी हद तक मुस्बत जरूर है। मुआशी मैदान में भी उसने कुछ कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन वो अफरात ज़र का और बेरोजगारी का मसला जो सर फहरिस्त होना चाहिए, उस पर वो मजीद काम करे, ताकि अवाम की अक्सरियत जो है वो उसकी कारकर्दगी से मुतमईन रहे और अपोजिशन की इस एहतजाजी सियासत से हुकूमत जो है वो उससे हवा निकाल सके। अब हुकूमत के साथ एक बड़ा जो मुस्बत पहलू है कि वो अपनी तसल्ली से अपनी कारकर्दगी पर, अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दे सकती हैं। उसकी एक बड़ी वजह मुक़्तदर जो क़ुव्वतें हैं वो हुकूमत के साथ हैं, और जब तक मुक़्तदर क़ुव्वतें हुकूमत के साथ एक सफ़े पर हों तो तब तक हुकूमत को इस बात का खतरा नहीं रहता कि उसकी बका का कोई अंदेशा हो, कोई रिस्क हो। और वैसे भी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी सर्वाइव करने के लिए, अपने अहिया के लिए, अपने कारकुनान को इंटैक्ट रखने के लिए इस किस्म की एजिटेशन की, एहतजाज की सियासत करती हैं, ताकि वो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो पब्लिक में उनका असर नफूज है वो उसके साथ जुड़ा रहे, और वो जो उनकी सियासत की जो बका है वो बरकरार रहे। तो हुकूमत से इस मामले में मेरी दानिश में हुकूमत को अपनी मुआशी मैदान पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। दूसरी जानब हुकूमत ने शेख रशीद अहमद जैसे शख्स को वजीर दाखिला भी मुकर्रर कर दिया है। शेख रशीद के बारे में ये आम गुमान है कि वो मुल्की मुक़्तदर अदारों के साथ यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी राब्ते में रहते हैं, और उनकी आशीर्वाद उन्हें अक्सर हासिल रहती है। तो क्या ये इस बात का इशारा लिया जाए कि वो इन एहतजाजी तहरीक से सख्ती से निपटेंगे? अगर हुकूमत के जहन में ऐसी अगर कोई पॉलिसी है, कोई सियासी पॉलिटिकल मूव खेलना चाह रही है, तो मेरे ख्याल में ये एक दुरुस्त पॉलिसी नहीं होगी। इसके जो नताइज होंगे मस्बत से ज्यादा मनफी होंगे। वजह ये होगी, अगर चंद लाशें गिर जाएं, कुछ लोगों की सख्त टोल हो जाए, जेल भरी जाए कारकुनान से या कायदीन को हथकड़ियां लग जाएं, तो इससे उनकी जो उनकी जो सियासत होगी वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। और यही तो वो कायदीन चाहते हैं कि उनकी सियासत में जो है खून का कुछ रंग भरे, और उनकी सियासत जो है वो जो मुर्दा घोड़े हैं उनमें जान पड़ जाए। तो हुकूमत को ऐसे किसी भी सख्त इकदाम से एतराज करना चाहिए, रिस्ट्रेंट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, ताकि कोई इसमें इस एहतजाजी सियासत को अपने हक में कैश ना करवा सके। वैसे भी सियासी जो अपोजिशन जमातें होती हैं उनके लिए अगर हुकूमत चाहती है अपनी इनिंग्स लंबी खेले, अपोजिशन जमातें जो हैं वो कुछ अरसे के लिए वो उन्हें शिकस्त का सामना रहे, तो वो एक ही सूरत में मुमकिन है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी से उन्हें हराए। अगर पीडीएम का ये इत्तेहाद अगर देखा जाए, तो पीडीएम के इस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी, वो 3 बड़ी पार्टीज हैं इसमें, बाकी तो तांगा पार्टीज हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो एक सूबे में हुक्मरान है, उसकी जो करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं, उसकी जो बदतरीन गवर्नेंस की जो मिसालें सामने आ रही हैं, वो उस बिना पर तो कभी नहीं चाहेगी कि वो इस्तीफे दे और हुकूमत को छोड़ दे। वैसे भी उनके प्रोटोकॉल, उनकी आसाइशें, उनके मजे, उनके सब कुछ वो इक़्तिदार से मुंसलिक हैं। तो अगर वो इस वक्त इस्तीफे देकर हुकूमत अगर वो नए इलेक्शन के लिए सिंध की हुकूमत छोड़ भी देंगे, तो वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो वायबल मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगले दिनों में क्या होगा। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब, वो उनकी जो बात है, क्योंकि वो खुद इक़्तिदार से बाहर हैं, तो उनकी जो एक बेसब्री है उसका सबब वो आपके सामने है। तीसरा नून लीग है। नून लीग का वो मसला भी आपके सामने, उनकी इक़्तिदार, उनकी जो क़यादत है करप्शन के केसेस पर ताहयात नाअहल हैं। दूसरे दर्जे की जो क़यादत है उन पर भी केसेस चल रहे हैं। शहबाज शरीफ और के साहबजादे खुद जेल में इस वक्त सड़ रहे हैं, और उनकी जो साहबजादी है वो खुद जमानत पर रिहा हैं। तो एक ऐसी पूरी डायनास्टी को, एक सियासी खानवादे को अपनी सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का रिस्क इस वक्त का सामना है। तो इसलिए उनकी एजिटेशन भी जो है वो सामने
وہ اس کی وجوہات بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور سمجھ میں آتی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اس پورے اتحاد میں ہر سیاسی جماعت کے اپنے مفادات ہیں اور وہ اپنے مفادات کے تحت ہی اس بات کا تعین کریں گے کہ وہ وہ اپنی پارٹیز کے استعفے، وہ اپنی سیاسی جو اراکین ہیں ان کے استعفے پیش کریں، وہ مستعفی ہوں یا نہ ہوں، جن کے چانسز بہت کم ہیں. اگر کے پی میں ANP کو دیکھ لیں تو وہ اقتدار سے الگ ہیں، وہ اپوزیشن پارٹی میں ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ استعفے دیں اور نئے الیکشن ہوں تاکہ وہ اقتدار میں آئیں. تو ہر جماعت کے اس وقت جو مفادات ہیں وہ یہی کہ کسی طرح اقتدار حاصل ہو جائے. اس بات سے کوئی غرض ہے کہ کوئی آئین قانون کی بالادستی ہو، وہ میرے خیال میں تو ترجیحات میں کہیں نچلی سطح پر ہی ہوگا. اگر اس ملک میں آئین کی بالادستی، ووٹ کی حرمت اور پارلیمان کی اگر بالادستی اور اسے مقدم سمجھنا، یہ اگر اس خواب کی تعبیر اگر کوئی چاہتا ہے، اگر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونا لازمی ہے، اور یہ اگر حقیقی جمہوریت کی بالادستی کی بحالی اگر کسی کے پیش نظر ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جو ایک اسٹیٹس کو کا آرڈر ہے، اسے توڑنا پڑے گا. اس سے میری مراد یہ ہے کہ ملک میں جو کرپٹ سیاسی قیادت اور ان کی جو اولادیں ہیں، انہیں سیاسی جماعتوں سے نکال باہر کرنا ہوگا، ان کا ناطقہ بند کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک یہ سیاسی جماعتوں پر مسلط ہیں اس وقت تک حقیقی جمہوریت کا خواب جو ہے وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ہوتا یوں ہے کہ جب تک یہ ڈائناسٹی پالیٹکس رہے گی، ان کے اداروں سے ساز باز بھی رہے گی. وجہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے مفادات کا تحفظ وہ یقینی بنائیں گے، اور جو ڈائناسٹی پالیٹکس یا موروثیت کے دلدادہ جو ہیں وہ اپنے مفادات کو عزیز تر رکھیں گے. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ ایک جانب جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ PDM کی شکل میں، وہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ غیر سیاسی قوتوں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یقینی طور پر ہر ایک باشعور شہری اور آئین و قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والا شہری وہ اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ غیر سیاسی قوتوں کو آئین و قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، انہیں سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور یہی جمہوریت کی جو ہے وہ اس کی حقیقی ڈیفینیشن ہے. لیکن دوسری جانب یہی سیاسی جماعتیں جو عوامی عہدہ رکھنے کی دعویدار ہیں، سیاسی جماعتوں کو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی جماعتیں ہیں جن میں کسی جو عوام کو بااختیار بنانے پر یقین رکھتی ہیں، اور یہ بھی سمجھتی ہیں کہ اس میں جو قیادت ہے وہ حقیقی طور پر جو اہل ہے اسے ملنا چاہیے. لیکن اس میں پھر یہی قیادتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو منتقل ہو جاتی ہیں، جن کے کریڈٹ پر کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کا اظہار میں کل اپنے بلاگ میں بھی کر چکا ہوں. تو یہ کاؤنٹر آرگومنٹ دونوں طرف سے جاری رہتا ہے. میرے خیال میں اس ملک میں اس وقت تک جمہوریت کو استحکام نہیں مل سکتا کہ جب تک ڈائناسٹی پالیٹکس کو اس ملک سے ختم نہیں کر دیا جاتا، اور جب تک وہ اس کا خاتمہ نہیں ہوتا، یہ کھیل جو ہے وہ طاقتوں کے درمیان اور ان جمہوری جو سو کالڈ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن پر موروثیت مسلط ہیں، ان کے درمیان یہ آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہے گا. ہوتا یوں ہے کہ جب تک ڈائناسٹی پالیٹکس ہو، اس کے 3 بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ڈائناسٹی پالیٹکس یعنی کہ موروثیت کے ہوتے ہوئے کوئی بھی محنتی، اہل اور قابل شخص جو ہے وہ کبھی بھی جس کی محنت ہو، جس کی پروان ہو، کونسل سطح سے اوپر تک آتے ہوئے، یونین کونسل سے اعلیٰ ایچلون تک پہنچتے ہوئے، وہ کبھی بھی اس پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکے گا. اور جب تک وہ نئی قیادت اس میں نہیں آئے گی تو نئے نظریات، ثبرات بھی نہیں پنپیں گے. اس میں جو نئے خیالات ہیں ان کی پنیری بھی نہیں پنپ سکتی. اس میں پھر جو ہے اس میں نئے نظریات کی جو ایک احیاء ہونا چاہیے، اس میں سیاست کو اس میں جدت آنی چاہیے، اس کے طور طریقوں میں، گورننس میں، ہر چیز میں، وہ بھی کبھی ممکن نہیں بن سکے گی. بلکہ ہوگا کیا کہ سیاست جو ہے اور یہ جمہوری جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ پھر ایک تعفن زدہ تالاب بن جاتی ہیں، کیونکہ اس میں نئی جو ہے فریشنس نہیں رہتی، اس میں نئے خیالات نہیں رہتے، اور اس میں جو پوشیدہ جو خیالات ہیں وہی رہتے ہیں. پوشیدہ خیالات سے مراد یہ ہے کہ سیاسی جو اس میں قیادتیں ہیں ان کا وہی ایک فرسودہ، ان کی باتیں، ان کے فرسودہ طور طریقے اور ان کے اپنے ذاتی مفادات رہتے ہیں. تو اس بات کا جو ہے وہ جب تک ڈائناسٹی پالیٹکس ہے اس میں سیاست میں جدت نہیں آ سکتی. اور اس کی مثال آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہندوستان میں، ہمارے پڑوسی ملک میں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعویدار ہیں، گاندھی خاندان کی 7 دہائیوں تک آج تک
गांधी खानदान जो है वो कांग्रेस का चेहरा बना रहा और वो पार्टी पर ऐसा मुसल्लत हुआ कि कोई भी जो उस कांग्रेस पार्टी में से उभर कर सामने उनको ना मुकाबिल मिल सका, ना उस पार्टी को उस क़यादत को रिप्लेस कर सका। और उसका नतीजा ये निकला कि मोदी की शक्ल में एक मजहबी इंतहा पसंद जो है वो 2/3 अक्सरियत दूसरी मरतबा लेकर हिंदुस्तान का जो उसका प्लूरलिज्म का एक जो चेहरा था, उसकी जो बर्दाश्त की सियासत थी, वो उसे तकरीबन तबाह करने पर तुला हुआ है। तो ये एक नतीजा निकला है कि जब आप सियासी जमातों को एक कैद कर लेते हैं, उनकी क़यादतें जो हैं वही जो एवरेज जहन हो या जो जिनके क्रेडिट पर कुछ भी ना हो, अगर वो औलादें किसी सियासी जमात पर मुसल्लत हो जाएं गैर एलानिया गैर मुंतखब तौर पर, तो फिर सियासी जमातों की जो मौत है वो धीरे धीरे वाक़ई होती जाती है। और यही हम पीपल्स पार्टी के साथ भी देख रहे हैं। दूसरा इसका जो नुकसान होता है वो नुकसान ये होता है कि सियासी जमातों में जो नजरियाती सियासत नहीं रहती। अब आज देख लें कि आपके मुल्क में कोई ना दाएं की सियासत है, ना बाएं की सियासत है, ना कोई लिबरलिज्म की, ना कंजर्वेटिव की। इसमें एक तकसीम कोई तकसीम इसमें जो है हम नहीं देखते। पीपल्स पार्टी जो किसी दौर में एक लेफ्टिस्ट की लिबरल जमात थी, जिसके एजेंडे पर जमहूरियत थी, आइन की बालादस्ती थी, वोट की हुर्मत थी और जमहूर की आज़ादी थी, और इसमें एक सोशल मईशत में लिबरलिज्म था, या इसमें अगर आप औरतों को एम्पावर करने वाली बात थी, और मुल्क में मजहबी एक इतदाल पसंदी थी। आप आज अगर किसी शख्स से पूछ लीजिए पीपल्स पार्टी के बारे में, उसकी राय यही होगी कि उस जमात की जो शनाख्त है वो उसकी करप्ट क़यादत है, उनके जो है स्विस अकाउंट्स हैं, उनकी बदअनवानी है, बद इंतज़ामी है, और सूबा सिंध जैसे जो ज़रखेज़ एक सूबा है जो वसाइल से भरपूर है, उसे पसमानदा रखना है। तो ये एक होता, ये इस उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही रही कि जमात जो है उसकी क़यादत वो गैर से वो मौरूसियत रही, और उसमें किसी भी काबिल शख्स को जो है वो अपने मुकाम तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। और अगर किसी को मौका भी मिला तो वो सियासी अपनी जो क़यादत थी, उनकी करप्शन को देखकर वो खुद भी उसी रंग में रंगते चले गए। ये इसका दूसरा नुकसान होता है। तीसरा होता ये कि जब आप सियासी जमात जो डायनास्टी पॉलिटिक्स में तीसरा नुकसान, जब आप अपनी जमात की जो क़यादत है वो अपनी औलादों को मुंतकिल कर देते हैं, तो फिर उसमें जो उनके साथ जो दूसरे दर्जे की क़यादत हो, उन्हें फिर मैनिपुलेट करना, उन्हें फिर जो मैनूवरिंग करना, उनके साथ बार्गेन करना गैर सियासी क़ुव्वतों के लिए आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जनूबी पंजाब का जब भी इलेक्शन हुए, आम इंतखाबात हुए, जनूबी पंजाब से एक ब्लॉक मुंतखब हुआ, तो उन्हें फिर मैनिपुलेशन करना कितना आसान रहा। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये अरकान जो मुंतखब होते हैं वो भी अपने मफादात को देखते हैं कि जब एक दूसरी सियासी जमात के साथ वो वाबस्ता होने जा रहे हैं, उस पर जो क़यादत है उसे अपने मफादात वाबस्ता हैं, वो जमहूरियत की बालादस्ती या इनकी बालादस्ती पर यकीन रखने की बजाय अपने मफादात को जो है वो फोकियत देती है। तो क्यों ना फिर ऐसे जो ग्रुप हो, प्रेशराइज्ड ग्रुप जो पैदा किए जाते हैं सियासत में, वो फिर उन्हें जो है मैनिपुलेशन करना उनकी आसान हो जाती है। तो ये तीन बड़े जो हैं इसके अमूमी तौर पर नुकसानात होते हैं। इसके अलावा भी कई जो हैं इसकी बुराइयां और इल्लतें हैं डायनास्टी पॉलिटिक्स की। इस बारे में मैं आपको इस सिलसिले में रिकमेंड करूंगा कि आप हालिया दिनों में शाया होने वाली किताब जो है वो ओवन बेनेट जोन्स की किताब है। ओवन बेनेट जोन्स की किताब मैं शेयर भी करूंगा इसके साथ, भुट्टो डायनास्टी, द स्ट्रगल टू पावर, स्ट्रगल फॉर पावर। सो ये रिकमेंड करूंगा अगर आपको मौका मिले तो। भुट्टो की जो डायनास्टी रही, यानी कि जो उनकी एक खानदानी सियासी खानवादा रहा, उनकी जो जमहूरियत के साथ और जो गैर सियासी क़ुव्वतों के साथ जो आंख मचूली रही, और जो इसमें जो उन्हें जानों का नुकसान भी उठाना पड़ा, और लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने इसके फ़ायदे भी समेटे, ये सब उस किताब में जिक्र किया गया है। इसी चैनल पर मैं आपके सामने भुट्टो डायनास्टी जो किताब है वो भी डिस्कस करूंगा, और देखेंगे हम कि उसमें जो भुट्टो जो थे वो सियासत जमहूरियत के साथ किस कदर मुखलिस थे, और उसके बाद उनकी जो खानदान था उनकी जमहूरियत के लिए क्या खिदमात हैं, और उसके बदले में उन्होंने क्या फ़वाद समेटे। आज के लिए इजाज़त। बहुत